नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज श्रृंखला को आइए देखते हैं हम सब, ठीक है ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला है। आज आप सबकी 74वीं श्रृंखला है। तो एक बार सभी से विनम्र निवेदन है कि क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और खूब मन लगा के पढ़िए भैया। कलम कॉपी लेके पढ़िए और दनादन जल्दी से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रश्नों को देखिए। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? गजब का प्रश्न है भाई, एकदम जबरदस्त तरीके का प्रश्न है। कह रहा है कि भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से रक्षा करे, राज्य की रक्षा करे। किसमें? आर्टिकल नंबर 360 में, 352 में है, 356 में है या 365 में है, किसमें 55 में है? किसमें आपको जो है कि भारत सरकार का दायित्व बनता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, ठीक है ना। एकदम जबरदस्त तरीके का प्रश्न। आपको अनुच्छेद 360 आपको किस बात को बताता है? तो वित्तीय आपात को बताता है, ठीक है ना। वित्तीय आपात को जो है आपातकाल के विषय में बातें करता है। जबकि आर्टिकल नंबर 352 जो है ये आपको बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। अब सशस्त्र विद्रोह, ठीक ना। विद्रोह आपको जो है केस में आपातकाल की बातें करता है। जबकि आपको जो है आर्टिकल नंबर 356 में राज्यों में आपको जो है संवैधानिक तंत्र के विफलता के कारण आपको राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। संवैधानिक ऐसे राज्यों में असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न होने के कारण, ठीक ना, होने पर या संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद और आपको बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा केंद्र जो है आर्टिकल नंबर 355 के तहत आपको करता है, ठीक। तो ये एकदम से शानदार प्रश्न, पहला ही प्रश्न गूगली प्रश्न था, ठीक ना। एकदम जबरदस्त तरीके से ये गूगली प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, आपको ये उससे भी बड़ा गूगली प्रश्न है कि चिसापानी गार्ज, ठीक ना, कहाँ स्थित है? गार्ज, चिसापानी गार्ज कहाँ स्थित है? गार्ज उसे कहते हैं जब नदियां बहुत अधिक ऊपर ऊंचाई से गिरती हैं और नीचे आपको एक खड्ड के रूप में निर्माण करती हैं, तो उसे ही हम गार्ज कहते हैं, ठीक। तो भारत में है चिसापानी, या नेपाल में है, या बांग्लादेश में है, या पाकिस्तान में है। तो चिसापानी गार्ज जो है बच्चा ये आपको नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में आपको चिसापानी गार्ज स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ये आपको ऑप्शन में दिया है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक आपको अनुपात है? तो फटाफट जल्दी से आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। जल्दी से एक बार सारे लोग क्लास को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक। तब आप ऑप्शन के अनुसार जवाब दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश जो है यहीं पर आपको सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात देखने को मिला है ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। वैसे ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला सबसे बड़ा कौन है? तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो है यहाँ पे सबसे अधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर
सबसे कम है। सबसे कम किसकी है? तमिलनाडु की, पंजाब की, केरल की या कर्नाटक की? किस राज्य की शिशु आपको जो है मृत्यु दर सबसे कम है? ठीक ना, एकदम जबरदस्त तरीके से बताइएगा शिशु मृत्यु दर किस राज्य का कम है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है ये आपको सबसे कम कहाँ का? केरल का है। जबकि पूछे कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ है? सर्वाधिक, ठीक ना, तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर आपको जो है यह मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया बोलते हैं। मध्य प्रदेश को, एमपी को भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक ना, तो ये बातें भी आप सब जो है याद रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? पूछा है कौन सा व्यक्ति नहीं रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या मोंटेक सिंह अहलूवालिया? कौन आपको योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो बताइएगा पी चिदम्बरम साहब जो हैं ये आपको उपाध्यक्ष नहीं रहे। जबकि मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक ना, अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में थे। यदि पूछा जाए कि उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तब आपको गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा जो थे ये आपको प्रथम योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक ना, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तरीय दर्जा प्राप्त होता है। ठीक ना, कैबिनेट स्तरीय दर्जा प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा आपको योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक, योजना आयोग की बात की जाए कि इसका गठन कब किया गया था बच्चा, तो इसका गठन आप बताइएगा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो एक परामर्शदात्री, ठीक ना, परामर्शदात्री संस्था है। ये बातें आप याद रखिएगा। ये संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक, तो ये सारी बातें आप सब इसकी इस तरह देखिए। नेक्स्ट देखिए, वीडियो की किताब हमारे संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से लिखी गई है। ठीक, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक, और इसके साथ साथ ही विगत वर्ष के जो 3 सालों में 3 बार आपको वीडियो के पेपर हुए, उन पेपर के व्याख्यात्मक हल भी इसमें दिए गए हैं। ठीक, तो आप जरूर से एक बार प्रश्नों के प्रारूप को देखिएगा और एक बार परचेज जरूर करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार प्राप्त किया। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन से है या आयरलैंड से है या जर्मनी से है या फ्रांस से है? तब आप बताइएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, जब आप फटाफट देते चलिए तब तक विशेष बातें मैं बता देता हूं। ये आपको संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। ठीक ना, संविधान के भाग 4, ठीक ना, के भाग 4 में आपको इसका वर्णन है। ये आपको अनुच्छेद कितने से, तो 36 से लेकर 51 तक आपको इसमें वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक ना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें किस तरह के लोक कल्याणकारी या किस तरह की बातें या स्वतंत्रता की बातें की जाती है, समानता की, किस तरह की समानता की बातें? तो आपको
राजनीतिक और सामाजिक समानता की बातें इसमें की गई हैं, सामाजिक समानता की बातें की गई हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि यह न्यायालय में वाद्य योग्य विषय नहीं है, न्यायालय में वाद्य योग्य विषय नहीं है, ठीक, वाद्य योग्य विषय नहीं है। तो ये बातें ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक महत्वपूर्ण बातें आप सब जानते होंगे या नहीं, तो नोट के रूप में कह सकते हैं कि आपको जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने आपको जो है संविधान की आत्मा कहा, ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो ग्रीनविल महोदय जो है, ग्रीनविल, ये ऑस्टिन ग्रीनविल महोदय जो है, ग्रीनविल महोदय ने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना, निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। ये बातें भी आप सब लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, चीजें आप सबके लिए है, ठीक। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब पढ़ते चलिए और आप सबके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का पूछ रहा है, केंद्र सरकार का पूछता तब बताते महान्यायवादी, ठीक ना, महान्यायवादी जो होता है ये आपको जो है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार ऑप्शन के अनुसार आपको कानूनी सलाहकार होता है आपको, और प्रथम विधिवेता भी होता है। और राज्य में बात करें तो आपको आर्टिकल नंबर आपको जो है कि 65 के तहत ये महाधिवक्ता जो है, ये महाधिवक्ता आपको जो है अनुच्छेद 55 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और यही आपको जो है राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो है महाधिवक्ता कानूनी सलाहकार होता है, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए आप सब शानदार तरीके से इसे पढ़ते चलिए। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ये एक पंचायत क्षेत्र के लोग से है या जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग से है या आपको ग्राम स्तर के पंचायत के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग से है या पंचायतों के सदस्य से है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय आप फटाफट जल्दी से आप सब इसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसका अभिप्राय क्या है। तो एकदम से आसान सा प्रश्न है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग को है ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा के गठन की बातें कहां पे की गई है? तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल नंबर 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन, पंचायतों के गठन की बातें आपको की गई हैं आर्टिकल नंबर आपको 40 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? यानी उस पे संवैधानिक जो है कि संविधान में उसका वर्णन नहीं किया गया है। किसका? वित्त आयोग का, नीति आयोग का, निर्वाचन आयोग का या अंतरराज्यीय परिषद का? तो भैया वित्त आयोग का भी उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग का भी किया गया है और अंतरराज्यीय परिषद का, लेकिन नीति आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? परामर्शदात्री संस्था है, ठीक, दात्री संस्था है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपको जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष जो है, पदेन अध्यक्ष आपको कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
वर्तमान में यदि बात की जाए कि इसके उपाध्यक्ष कौन हैं, तब सुमन बेरी साहब जो हैं, सुमन बेरी यही आपको उपाध्यक्ष हैं। और आप सबको बता दें कि इसके सीईओ वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत, ठीक ना, अमिताभ कांत आपको वर्तमान में इसके सीईओ हैं। और पहले सीईओ कौन थे, तो सिंधु खुल्लर, ठीक ना, सिंधु खुल्लर जो थे ये आपको पहले थे। वहीं पे यो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब जो थे ये पहले उपाध्यक्ष थे। तो ये बातें भी आप सब जानते चलिए और याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो ये परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये सब के सब आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपको उल्लेख किया गया है। और आपको जो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को सहशरीर उपस्थित कराना, ठीक ना। तो ये बातें आपको जो है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, ठीक। और ये सारी रीटें जारी की जाती हैं। और ये रीट कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और आपको जो है हाई कोर्ट, रीटें जारी करने का अधिकार जो है इन्हीं दोनों को है। और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी करता है, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपको जो है हाई कोर्ट जो है ये रीटें जारी करता है, ठीक ना। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये आपको जो है किसी भी व्यक्ति का महानतम रक्षक बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार आपको किताबें हैं और इसके साथ साथ ही हमारी संस्था की ओर से कोर्स भी जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी का 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। साथ ही साथ में सुपर टेट का भी बैच हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कहां कह रहा है, राज्य विधानसभाओं में, केंद्र में नहीं पूछ रहा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में आपको वर्णित किया गया था, यह किया गया है। अब देखो ये अब वर्तमान में हटा दिया गया है, लेकिन संविधान में आपको जो है दिया है 330, 331, 332 और 333, ये प्रत्येक को दिया है। तो आपको जो है राज्य विधानसभा में आपको जो है कि आंग्ल भारतीय की नियुक्ति 333 के तहत की जाती थी, जबकि लोकसभा में आपको जो है लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय जो थे, आंग्ल भारतीय ये किसके तहत किए जाते थे, तो ये आपको आर्टिकल नंबर 333 के तहत किए जाते थे। अब ये सभी निरसित कर दिए गए हैं दोनों, ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद 330 में किस बात का वर्णन है, तब 330 में बच्चा ये लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी लोकसभा में ये लिख देता हूं, लोकसभा में एससी एवं एसटी के सीटों का आवंटन, ठीक ना, सीटों का आवंटन आपको जो है वर्णन किया गया है। जबकि आर्टिकल नंबर 32 में ये कहां किया गया है, तब बताएगा कि विधानसभाओं में, राज्य विधानसभा में एससी एसटी के सीटों का आवंटन, ठीक ना, सीटों का आवंटन की बातें यहाँ पर की गई हैं। तो ये सारी बातें आप सब याद रखे रहिएगा, लर्न करते चलिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में परिवर्तित करता है, यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल
रीजन की बातें करता है, ठीक ना। इस नेशनल कैपिटल रीजन में आपको जो है कि दिल्ली के अलावा आपको 3 राज्यों की सीमा जो है, एक राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश, ठीक ना, यूपी। इन 3 जो है जिसमें हरियाणा की भागीदारी सबसे अधिक है, ठीक। तो ये आपको कैवें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया गया। तो 69वां संविधान संशोधन के तहत आपको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया गया, ठीक। तो ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह क्या कहलाता है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जल एवं मल जल वित्त पोषण एवं राजस्व से जो आय होगा यह सब कहां से होगा, तो संपत्ति कर से होगा, न कि मनोरंजन, चुंगी या शिक्षा नहीं, बल्कि संपत्ति कर से होगा। ये बातें भी आप सब जानते चलिए। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना, बिल्कुल चलिए ठीक है, स्थापना निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, या आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो आपको राष्ट्रीय विकलांगता एवं वित्त निगम की अवधारणा या इसकी जो स्थापना किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आपको इसके स्थापना किया गया है, ठीक ना। ये जबरदस्त प्रश्न था, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न, और ये सब प्रश्नों का स्टैंडर्ड है, ये सब आयोग के प्रश्न है, यूपी पीसीएस के प्रश्न है, यूपीएससी के आपको ये प्रश्न है, ठीक ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप सब समझते चलिए। ऑप्शन कितना अच्छा दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संगठन ने भारत में आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य विहीन, यानी भविष्य का मतलब भविष्य विहीन कहा है। ये किस संस्था के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में ऐसी बातें कही गई हैं। तो ये बातें आपको आईएमएफ के द्वारा कहा गया है, या विश्व बैंक के द्वारा, या यूएनडीपी के द्वारा, या डब्ल्यूटीओ, किसके द्वारा आपको कहा गया है। तब आप बताइएगा कि ये बातें यूएनडीपी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा यह बात कही गई है। यूएनडीपी की स्थापना आपको कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 20 नवंबर 1965 ईस्वी को यूएनडीपी की स्थापना हुई, ठीक ना। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, ठीक, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या है यूएनडीपी का? तो सामाजिक एवं सहभागिता के क्षेत्र में ये अवलोकन करते रहता है। यूएनडीपी के द्वारा है मानव विकास सूचकांक जो है ये भी यूएनडीपी द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक, ठीक ना, सूचकांक ये आपको यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ये बातें भी आप सब याद रखे रहेगा। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष भी इसका आप जान सकते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तब आप बताइएगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष अचिम स्टेनर है। कौन? अचिम स्टेनर जो है ये आपको इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अगले बातों को देखते हैं। ये आपको सरकारी नौकरी, हमारी पेट एग्जाम जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था की ओर से शुरू हो गया है। आप इसे जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबके लिए ये सुनहरा मौका, पेट आपको जबरदस्त तरीके से स्टडी 91 पिछली बार भी हम सबने, हमारी टीम ने जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था और आपको मैक्सिमम प्रश्न जो है हमारी संस्था से आए हुए थे, ठीक। चाहे वह भीम सर हुए, नीरज सर हुए, मैं हुआ, नितिन सर हुए, जितने भी सब लोग थे। और इस बार भी आप सबको वादा दिलाते हैं हम सब कि
आपको जो है स्टडी 91 प्रश्नों को बताने में चूंकि इतनी पढ़ाई दी जाती है कि आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। तो ये आपको जो है, चलिए, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, किस पे होती है? शून्य होती है, एक होती है, अनंत होती है, एक और अनंत के बीच होती है। तो समतल दर्पण पे वक्रता त्रिज्या जो होगी वो अनंत पे बनेगी। कहां पे? अनंत पे आपको जो है समतल दर्पण की त्रिज्या आपको जो है अनंत पर होती है या अनंत पे बनेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइंस वाले सर आपको इसके विषय में ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। निम्न इनमें से किसने विलुप्त होती महिलाओं का विचार दिया? ये विलुप्त होती महिलाओं का विचार किसके द्वारा दिया गया? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेलेन केलर के द्वारा, एम्पा वाटसन के द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा या अमर्त्य सेन के द्वारा? तो विलुप्त होती महिलाओं का विचार जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया। अमर्त्य सेन जो है इन्हें 1998 ईस्वी में आपको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ठीक ना। ये भारतीय अर्थशास्त्री और प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। इन्हीं के द्वारा आपको जो है कि लुप्त होती महिलाओं का विचार प्रस्तुत किया गया। ये आपको मानव विकास सूचकांक में भी आपको जो तैयार किया गया था, इसमें भी इनका अमूल्य योगदान था। वर्तमान में अमेरिका में प्रवास कर रहे हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया किसके लिए? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, यानी E बराबर mc²। सब लोग यही समझते हैं कि सापेक्षता के सिद्धांत को दिए थे और इसी के लिए दिया गया था, लेकिन गलत है। आपको जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आपको यूपीएस एक विस्तृत रूप है किसका? तो अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई का, यूनिवर्सल पावर सप्लाई का, यूनिवर्सल पावर सर्विस का या यूनिवर्सल पावर सेविंग का। तो अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई जो है यूपीए का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, शानदार तरीके से आप सब प्रश्नों की श्रृंखला को हल करिएगा। देखिए, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करने के लिए दिया गया है तथा नीचे दिए गए सूचियों को सही कूट में मिलान करने की बातें कही गई हैं। तो आइए एकदम शानदार तरीके से हम सब मिलान करते हैं प्रश्नों को और देखते हैं कि किसका सही होता है, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 323, ठीक ना। 323 में किस बात का जिक्र किया गया है? निर्वाचन का या प्रशासनिक अधिकरण का, लोक सेवा आयोग के कार्यों का या लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के आरक्षण की बातें की गई हैं। तब ये भैया, ये आपको अभी पीछे मैंने बताया था 330 में कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों के आरक्षण की बातें की गई है, जबकि आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग की बातें किया गया है, ठीक। अब बचा आर्टिकल नंबर 323(1). तो 323(1) में आपको किस बात का जिक्र है? तो प्रशासनिक अधिकरण की बातें की गई हैं और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, यानी ऑप्शन संख्या आपको मिलान करिए 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर होगा, ठीक ना। 3 जो है ये बिल्कुल विकल्प के अनुसार सही जवाब आपका हुआ। नेक्स्ट, ये हिंदी जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आप जबरदस्त तरीके से इसे पढ़ भी सकते हैं, आपके लिए ये काफी सहायक भी होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, बाप रे बाप बहुत तेज, हाइड्रोजन,
कोयला या डीजल, तो सबसे अधिक आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हाइड्रोजन जो है ये सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषक माना गया है, ठीक ना। ये हाइड्रोजन ही है जो कि सबसे कम वायु प्रदूषक माना गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो समता का अधिकार बच्चा किसमें किया गया है, तो ये आपको पहला मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर आपको 18 तक, ठीक ना, यानी 14, 15, 16, 17 और 18 यही समता का अधिकार की बातें करता है। तो इस तरह से आप देखो तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। अब 14 क्या कहता है, तो विधि के समक्ष समता की बातें करता है। आपको 15 क्या कहता है, तो जन्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की बातें करता है। 16 में नौकरी में अवसर की समानता की बातें करता है। 17 में अस्पृश्यता के अंत की बातें करता है और 18 में उपाधियों का अंत। यही आपको 5 समता के अधिकार जो हैं ये वर्णन किए गए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना, यानी IMF का भारत जो है कब बना। IMF की स्थापना की बातें की जाए कि इसकी स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना बच्चा जुलाई 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बताइएगा कि वाशिंगटन डीसी जो है इसका मुख्यालय है। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक ना। अब बात की जाए कि इसका महानिदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है, तब आप बताइएगा कि इसके महानिदेशक जो हैं ये आपको क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है, जॉर्जीवा यही वर्तमान में आपको जो है इसके महानिदेशक है। इसके पहले क्रिस्टीना लेगार्ड थी जो जर्मनी से थी, ठीक। तो ये बातें, अब भारत इसका सदस्य कब बना, ये प्रश्न तो बताइएगा कि 1945 ईस्वी में भारत जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं, IMF का सदस्य बना। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सिस्मोलॉजी, ठीक ना, सिस्मोलॉजी, ठीक। ये भूकंप विज्ञान के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। और भूकंप मापे यंत्र को क्या बोलते हैं, तो सिस्मोग्राफी, ठीक। तो ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की मापक इकाई के रूप में आपको जो है कौन सा, मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यही आपको भारत में गरीबी की तीव्रता की मापने का सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है, ठीक ना। तो ये बातें आप सब याद किए रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, ठीक ना। तो चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहा आपको NTA या नीट, आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक। ये हमारे संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। इसमें आपको 100 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से उत्तर प्रदेश पेट का भी कोर्स लॉन्च है जिसमें 500 वीडियो लेक्चर है, रिवीजन बूस्टर PDF है, क्विज विथ वीडियो सॉल्यूशन है और उसके साथ साथ डाउट सेशन भी कराया जाता है, ठीक। तो डाउट सेशन भी हमारी संस्था की ओर से आपको कराया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, ऑडोमीटर में वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं, बिल्कुल सही है।
ओंडोमीटर में चुंबकीय विद्युत तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है, बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र है, कौन सा नहीं है, तो अमीटर जो है विद्युत, आपको जो है विद्युत शक्ति का मापक यंत्र नहीं होता है। ये क्या होता है बच्चा, तो अमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो यह विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। किसका, विद्युत धारा, ठीक ना, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, मापने का यंत्र आपको होता है अमीटर। ये बातें याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस द्वीप समूह को स्वीप द्वीप कहा जाता है, यानी स्वीप द्वीप के नाम से कौन जाना जाता है, किनारी द्वीप, मदिरा द्वीप, फेरो द्वीप या वेलिंगटन द्वीप। तब भैया बताइए, ये वेरी वेरी वीवीआई प्रश्न है, एकदम जबरदस्त तरीके का प्रश्न, ठीक ना। ये सब प्रश्न यदा कदा ही मिलते हैं, ठीक। अब स्वीप द्वीप किसे कहते हैं, तो फरो द्वीप समूह को आपको स्वीप द्वीप कहते हैं। किसे, फरो द्वीप समूह को स्वीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। उम्मीद यही करते हैं कि आप सबको हर बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आपको भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है, ये आप सबको 1000 बार बताए हैं, ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था भारत में आपको जो है बलवंत राय मेहता, नाम सुने होंगे, बलवंत राय मेहता, इन्हीं राय मेहता समिति के सिफारिश पर आपको त्रिस्तरीय अपनाया गया, त्रिस्तरीय ये किया गया। साथ ही साथ आपको जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप से आपको कानूनी अधिकार कब मिला, तो ये पंचायती राज अधिनियम 1992, पंचायती राज अधिनियम 1992 जो है, इसी के तहत इसे कानूनी रूप से दिया गया और ये त्रिस्तरीय स्तर पर लागू है, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और आपको जिला स्तर पर त्रिस्तरीय बातें की गई हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत, यह आपको जो है काम करता है। नेक्स्ट, किसी संविधान द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, किस संविधान द्वारा प्रस्तावना में संशोधन की बातें की गई हैं, तो अब तक संविधान में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, ठीक ना, किया गया है। ये बातें भी याद रखिए। और यह था 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक। इसे आपको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, तो लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जबरदस्त तरीके से आप में इसमें संशोधन किया गया था। इसी संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 48 को शामिल किया गया था। ढेर सारे आर्टिकल, साथ ही साथ इसी संशोधन के समय आपको लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये बातें भी आप सब याद रखते चलिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और अब यह क्या है, तो कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार जो है इसे बना दिया गया और समाप्त करके भैया कहाँ शामिल किया गया, तो अनुच्छेद 300 क में इसे शामिल किया गया, ठीक ना। अध्याय 12 अनुच्छेद 300 क में आपको जो है संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। कौन सा आर्टिकल समाप्त किया गया था, तो आर्टिकल 19 च और इसके साथ साथ ही आपको जो है 31 को समाप्त किया गया था। ये आपको यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से
आपको जो है बैच लॉन्च है, आप इसे पढ़ सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से मन लगा के खूब पढ़िए, ठीक ना। जितना हो सके उतना पढ़िए और सफलता को प्राप्त करें। चूँकि वैकेंसी बहुत बड़ी है लेकिन संख्या नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स भी बहुत अधिक है और सबका उद्देश्य है कि थोड़ा हम मेहनत करके पा जाए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य आपको रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से आपको इसे लिया गया है, ये बातें याद रखे रहेगा। इसका उल्लेख 504 क में अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का, ये जो है भाग 4 का, भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में इसे शामिल किया गया है। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपको जो है समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन, ठीक ना, संविधान संशोधन के तहत आपको इसे शामिल किया गया, संविधान संशोधन में आपको इसे शामिल किया गया। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर आपको 356 के तहत लगाया जाता है, जबकि इसमें वित्त आपको जो है वित्तकालीन आपात की बातें की गई हैं, आपात, वित्तकालीन आपात, और ये आपको राष्ट्रीय आपात, ठीक ना, राष्ट्रीय आपात, ये आपात की बातें, और ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति के माध्यम से आपको, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति का शासन केंद्र की सिफारिश पर लगाया जाता है। कब? जब राज्य में असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में आपको जो है अनुच्छेद आपको जो है 12 से लेकर 35 तक किया गया है। कहां से लिया गया है? तो आपको अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। और आपको जो है कि मौलिक मूल अधिकार, प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो प्रारंभ में आपको मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकार इसकी संख्या आपको 7 थी, लेकिन आपको बाद में या अब बाद में आपको 6 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो था एक ठो संपत्ति का अधिकार, इसे आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, यानी 44वें संविधान संशोधन आपको 1978 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से आप सब इसे पढ़ सकते हैं। ये आपके साथ साथ मौलिक अधिकार में बहुत ढेर सारी चीजें का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार की बातें किया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 21 तक, यानी 19, 20, 21 कुल 3 आपको जो है 3 मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकारों का जिक्र किया गया है, ठीक ना। आपको 19 नंबर बहुत लंबा है और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें इसमें की गई है, ठीक ना। और आपको आर्टिकल नंबर 20 में एक ही वाद के लिए एक बार से अधिक आपको जो है दंड नहीं दिया जा सकता, इस बात का प्रावधान है। जबकि आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बातें करता है, ठीक। तो ये सारी बातें आपको जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये प्रश्न आप सबको बड़े आसानी से, करंट का प्रश्न है, ये गुजरात में बताइएगा, ठीक ना। गुजरात में आपको जो है इसका उद्घाटन किया गया है और आपको जो है कि ये बहुत है, और ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है, विश्व का प्रथम नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट आपको माना जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स जबरदस्त तरीके से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, साथ ही साथ इंडियन जागर सभी की बुक आपको जो है उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये आपको बातें हैं। नेक्स्ट, हाल ही में परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? परम योद्धा जो है ये आपको नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट, ठीक ना, इंडिया गेट के पास आपको जो है परम योद्धा किसके लिए, तो जो 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में ये परम योद्धा स्थल घोषित किया गया है, ठीक ना। ये परम योद्धा स्थल आपको घोषित किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि अमर जवान ज्योति के बगल में ही ये आपको जो है स्थित है। इंडिया गेट, इंडिया, इंदिरा गांधी लिख दिया हूं मैं, इंडिया गेट, ठीक ना, इंडिया गेट ये होता है, ठीक। चलिए, अमर जवान ज्योति के बगल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, आईपीएल 2022 में कुल कितने मैच खेले गए? ये आईपीएल ससुरा तो एकदम तंग करके रख दिया है, ठीक ना, एकदम पागल कर दिया था। वो गाना सुनिए हो ना, पागल बनैबे कारे, तो वही हाल ये आपको जो है आईपीएल का रहा। जब तक आईपीएल हुआ लोगों को पागल बना के रखा, और कुल आईपीएल में 70 आपको जो है मैच खेले गए। अंतिम मैच जो था ये आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया, जिसमें विजेता गुजरात टाइटंस बना, ठीक ना, और उप विजेता के रूप में राजस्थान रॉयल्स रहा, ठीक। राजस्थान रॉयल्स आपको विजेता कौन बना? विजेता, तो विजेता बताइएगा ये आपको गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस, और उप विजेता आपको कौन रहा? तो राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स ये आपको उप विजेता रहा। और कहां खेला गया, यानी फाइनल मैच आपको कहां खेला गया? तो आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ये कहां है? तो गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है दर्शक दीर्घा की स्थिति के अनुसार। इसमें 1,32,000 लोगों के सीटिंग व्यवस्था आपको है, बहुत बड़ा, ठीक ना, ये स्टेडियम जो है बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, आईपीएल में सबसे ज्यादा चौका कौन लगाया? तो जो सबसे ज्यादा रन बनाया होगा, एकदम से चौका और छक्का का था जोस बटलर, एकदम झड़ी लगा दिया था, ठीक ना। ये आपको जो है जोस बटलर, ये सबसे अधिक आपको चौका, ठीक, चौका इसी का सबसे अधिक रहा। और इसने कुल यदि बात की जाए आईपीएल में कितने चौके लगाए, तो आपको जो है कि इसके द्वारा जो चौके लगाए गए वह लगभग आपको जो है 83 चौके इसने लगाए। कितने? 83। और छक्का भी सबसे ज्यादा इसी का था, छक्का भी शायद 38 छक्का इसका आपको था, छक्का जोस बटलर का। और सर्वाधिक रन भी इसी का था, सर्वाधिक रन इस शायद आपको 863 रन इसके आपको थे आईपीएल में कुल 17 मैचों में। कितने? 17 मैचों में। ये सब तो खेल गए, अब पढ़ना मरना हम सबको पढ़ रहा है, मरो भैया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आपको जो है एक पैनल का गठन किया गया है? तो ये आपको बड़ा विवाद में चल रहा है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद आपको जो है 40 में, ये 44 में वर्णन है। सर्वप्रथम गोवा राज्य में आपको इसे लागू किया गया था। और तो बात किया जाए उत्तराखंड राज्य जो है, यहीं पे आपको कानून बनाने की बातें चल रही है उत्तराखंड में, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। ये रहा आपके सामने कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण भंडार का दावा किया गया है? तो बताइएगा बिहार का जमुई जो है, जमुई, ये आपको सबसे बड़ा आपको जो है कि स्वर्ण भंडार का दावा किया गया है। नेक्स्ट,
आपको हमारी संस्था की ओर से लेखपाल का जबरदस्त तरीके से बुक लिखा गया है। लेखपाल की डेट बढ़ गई है, एक बार मौका आप सबको और ज्यादा मेहनत करने के लिए आयोग ने बढ़ा दिया कि भैया जिसका छूटा उठा होगा, जो मन में जिसके बचा होगा कि भैया थोड़ा और तैयारी कर ले, तो आइए भैया थोड़ा तैयारी और बढ़ा लीजिए और सफलता आपके कदम के तले रहेगी, ठीक, यदि आप मेहनत करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को द गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो ऑल दैट ब्रिथ्स को जो है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और ये कान फिल्म महोत्सव में दिखाया गया, ठीक ना, और उसी के तहत आपको द गोल्डन आई अवार्ड इसे दिया गया। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क, ठीक ना, ये आपको इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? भद्रवाह, चमोली, कठुआ या लम्हेटा, ये आपको कहाँ इसकी शुरुआत की गई? तो बताइएगा कि आपको कठुआ, ये कठुआ कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में, यहीं पर आपको पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में महिला 2020 आपको जो है चैलेंज कप किसने जीता? तब आपको बताइएगा कि सुपरनोवा ने जीता। ये कौन था? जीता किसने? सुपरनोवा ने। और उपविजेता जो है, उपविजेता कौन बना? तो ट्रोल ब्लेजर जो है उपविजेता बना। ये सारा मैच जो था कहाँ खेला गया? तो पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। ये सारा मैच पुणे में आपको खेला गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन रहा? तो शीर्ष व्यापारिक भागीदार में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका पहले नंबर पे आ गया, चीन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब अमीरात आ गया, संयुक्त अरब अमीरात, और चौथे नंबर पे सऊदी अरब। तो इस तरह से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश क्रमशः आपको यही रहे। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल शासन अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तब बताइएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल अधिरोपण के प्रावधान नहीं है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला आप सबने देखी, जबरदस्त तरीके से आप सबने पढ़ा। उम्मीद यही करते हैं कि आप हमें ईमानदारी से बताएंगे कि आप कितने मार्क्स पाए, ठीक ना। 45 में आपके कितने मार्क्स रहे? कॉपी कलम आप खोलकर यदि बैठे होंगे तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कितने प्रश्न आप सबने किए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में सुबह 10 बजे। सभी लोग शानदार तरीके से जुड़िएगा और क्लास को जरूर से देखा करिए, ठीक ना। एकदम आपको कुछ न कुछ, ये सारे प्रश्न जो हैं UPSC आयोग के प्रश्न हैं, मैं इधर उधर का पढ़ाता भी नहीं, ठीक ना। एकदम क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, आयोग ने जिनका जवाब दिया है, वही आपके सामने नित्य प्रतिदिन लेकर आता हूं। जबरदस्त तरीके से आप सब जवाब भी देते हैं, शुक्रिया। चलिए शुभ संध्या, आपका दिन और रात्रि दोनों मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।